नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए नीरजा हेमेंद्र जी की लिखी हुई कहानी बारिश और सपने। नीरजा हेमेंद्र जी हिंदी साहित्य की ऐसी सशक्त हस्ताक्षर हैं जिन्होंने अपनी लेखनी से मानवीय भावनाओं को बेहद सहज और गहराई से चित्रित किया है। नीरजा हेमेंद्र जी की कहानियाँ सिर्फ शब्दों का संयोजन नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों की सजीव झलक हैं। प्रस्तुत है कहानी बारिश और सपने, मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। धूसर पगडंडियों पर बैलगाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी। समुझावन बड़े ही मनोवेग से बैलगाड़ी हाँक रहा था। बैलों की चाल धीमी होने पर बीच बीच में जीप को तालू से सटाकर टर 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 हुर्र 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 की आवाज़ भी निकाल दे रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर बैलों की धीमी पड़ती गति तीव्र हो जा रही थी। भोर का प्रथम प्रहर है, 4 बजने वाले हैं। चैत का महीना लग गया है। खेतों में गेहूं की फसलें कटने लगी हैं। आजकल दिन के 10 बजते बजते घाम अपने तेवर दिखाने लगती है। खुले हुए खेतों में आग उगलते सूरज की गर्मी में काम करना कठिन हो जाता है। इसीलिए किसान भोर के प्रथम प्रहर से लेकर सुबह 9-10 बजे तक खेतों में काम करते हैं। चैत्र के महीने में घर की महिलाएं, बच्चे, मर्द सभी मिलजुल कर खेतों में गेहूं काटने का कार्य करते हैं। दूर दूर तक जिधर भी दृष्टि जा रही है, खेतों में गेहूं की सुनहरी बालियां लहरा रही हैं। फसलें कटने लगी हैं। गेहूं की बालियों के गट्ठर बना बनाकर खेतों में रखे जा रहे हैं। अभी भोर का प्रथम प्रहर है। स्वच्छ नीला आसमान टिमटिमाते तारों से भरा ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे नीला समुद्र मोतियों से भर गया हो। भोर की पुरवाई तन में शीतलता व सिहरन उत्पन्न कर रही है। सूर्य के आगमन के साथ यही पुरवाई लू के गर्म थपेड़ों में बदल जाएगी। समुझावन तीव्र गति से बैलगाड़ी लेकर आगे बढ़ता जा रहा था। उसकी फसल भी कटने वाली है। गेहूं की बालियां पक कर खेतों में लहरा रही हैं। बालियों में जरा सा हाथ लगते ही दाने छिटक कर बिखर पड़ते हैं। आज वो खेतों में पहुंचकर खेतों के एक सिरे से गेहूं की कटाई प्रारंभ कर देगा। समुझावन की घरैतिन चंद्रावती दोनों बेटियों व दोनों बेटों के साथ थोड़ी देर में आ जाएगी। उसका बड़ा बेटा 15-16 वर्ष का है। शेष तीनों बच्चे उससे छोटे हैं। उनकी उम्र में क्रमशः 1.5-2 वर्ष का अंतर है। चंद्रावती समझावन के साथ भोर में उठ गई थी। उठकर वो घर द्वार की सफाई करने के पश्चात दालान में बंधी गैया को चारा पानी डालेगी, सबके लिए भात बनाएगी। तत्पश्चात भोजन लेकर बच्चों के साथ खेत पर आएगी। तब तक समझावन गेहूं काटेगा। फिर सभी मिलकर फसल कटाई का काम करेंगे। काम करने के पश्चात सभी वहीं एक साथ भोजन करेंगे। जब भी खेतों में बुआई, निराई, कटाई आदि का काम होता है, समझावन खेत पर पहले चला आता है। चंद्रावती बाद में भोजन बनाकर बच्चों के साथ आती है। तत्पश्चात सभी मिलकर एक साथ काम करते हैं। आज समझावन ने सोचा है कि गेहूं के जितने भी गट्ठर कट जाएंगे उन्हें खलिहान में लाकर रख देगा। गांव में ठाकुर का बड़ा खलिहान है जिसमें थ्रेशर मशीन खड़ी है। जैसे जैसे जिसके खेत कटते जाते हैं वैसे वैसे किसान अपने अपने गेहूं के गट्ठरों को लाइन में लगाते जाते हैं। बड़े खलिहान में थ्रेशर के पीछे एक लाइन से गेहूं के गट्ठर लाइन से लग जाते हैं। सब अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करते हैं। बारी बारी से सबके गेहूं दाए जाते हैं, अर्थात गेहूं की बालियों से दाने निकाले जाते हैं। आज समझावन भी देर तक खेतों में काम करेगा, भले ही धूप थोड़ी तीखी हो जाए। अधिक से अधिक फसल काट लेगा, शेष कल काटेगा। उसे अनुमान है कि 2 दिनों पश्चात उसकी बारी आएगी। इस पूरे जवार में एक ठाकुर का ही बड़ा खलिहान है जहाँ थ्रेशर लगा है। पूरे जवार में थ्रेशर भी एक ही है। बड़े जोत वाले किसान थ्रेशर से ही गेहूं दाना चाहते हैं। जिनके खेत छोटे हैं वे गेहूं की बालियों को पीट पीट कर दाने अलग करते हैं। इस काम में पूरा घर, छोटे बड़े, बच्चे बूढ़े सब लगते हैं। समझावन कुछ ही देर में खेत के पास पहुंच गया। एक वृक्ष की छांव में बैलगाड़ी खड़ी कर बैलों को किनारे बांध दिया। गाड़ी से बाल्टी व लोटा निकाला तथा पास ही खेतों में चल रहे ट्यूबवेल से बैलों के लिए बाल्टी व अपने लिए लोटे में पानी भर के ले आया। बैल प्यासे थे, गट गट कर पानी पी गए। चैत का महीना प्रारंभ हो गया था और इस महीने में दिन हो या रात गर्मी कुछ कम नहीं पड़ती। पशु पक्षी, मानव सभी को प्यास भरपूर लगने लगी है। पानी पीकर समझावन ने हंसिया उठाया और गेहूं काटने में लग गया। पौ फटने में अभी देर थी।
पूर्णिमा का चांद और तारे मिलकर धरती को पर्याप्त प्रकाश दे रहे थे। समझावन को खेतों में अपने आसपास सब कुछ स्पष्ट दिख रहा था। आसपास के खेतों से गेहूं की बालियों को मुट्ठी में पकड़कर काटने की खर्र खर्र की आवाज़ वातावरण में फैले सन्नाटे को तोड़ रही थी। समझावन ने 2 गट्ठर गेहूं काटे थे कि चंद्रावती भी बच्चों के साथ आ गई। सबने हंसियाँ पकड़ी और जुट गए गेहूं काटने में। 2 घंटे तक सबने अनवरत खेतों में काम किया। आसपास के खेतों में काम करते लोग हाँक लगाकर एक दूसरे का हाल पूछ रहे थे। सवेरा हुए 2 घंटे ही हुए थे और धूप पूरी तरह चारों ओर फैलकर अपने तेवर दिखाने लगी थी। काहो भैया समझावन, 2 घंटे में ही घाम तेज होवे लगी, कैसे खेतवा कटी? 2 खेत छोड़कर तीसरे खेत से हरिहर की आवाज़ आई। हाँ हो भैया, सही कहत हो, अब काटत न बनत है, पर सोचत हई 2 घंटा और काम कर लें। काम तो कर ही के बा, चाहे जैसे होवे। समझावन ने हरिहर की बात का उत्तर थोड़ी ऊंची आवाज़ में दिया। हाँ भैया, यह हम सोचत हैं, हरिहर ने कहा। इसी प्रकार की बातचीत लोग खेतों में काम करते हुए एक दूसरे से कर रहे थे। समझावन व उसकी पत्नी व बच्चों ने मिलकर लगभग 20 गट्ठर गेहूं काट डाले। 10 बजने वाले थे। धूप अति तीव्र थी। चलो अब बस करो, आओ सब लोग भोजन कर लें, घाम तेज है, बाकी काम कल कर लेंगे, चंद्रावती ने कहा। पत्नी की बात समझावन को ठीक लगी। उसने बच्चों से ट्यूबवेल से हाथ मुंह धोकर पानी लेकर आने को कहा। बच्चों के साथ समझावन व चंद्रावती भी ट्यूबवेल पर गए। ठंडे पानी से हाथ मुंह धोकर थकान उतरी। बैलों को भी पानी पिलाया। आम के वृक्ष तले छाँव में बैठकर सबने भात सब्जी का भोजन किया। कुछ देर सुस्ता कर समझावन व चंद्रावती ने मिलकर गेहूं के गट्ठरों को उठाकर बैलगाड़ी में रखा। समझावन के पास अपनी बैलगाड़ी व बैल हैं। गांव में जब जिसको आवश्यकता पड़ती है वो समझावन से मांग कर ले जाता है। कभी व्यवहार में तो कभी लोग किराए के रूप में अनाज या कुछ पैसे दे देते हैं। अपनी बैलगाड़ी होने से समझावन को बड़ा आराम है। गांव से 2 कोस दूर है समझावन का खेत। गांव में आने जाने का कोई साधन सवारी नहीं है। किसी के पास बैलगाड़ी तो किसी के पास अपनी ठेलिया, तो कोई साइकिल तो कोई पैदल ही घर से खेत व खेत से घर आता जाता है। समझावन ने गट्ठरों को बैलगाड़ी पर लाद दिया। चंद्रावती ने बाल्टी थरिया आदि उठाकर बैलगाड़ी पर रखी तथा स्वयं भी बैलगाड़ी पर लदे गट्ठरों पर बैठ गई। 2-3 फरलांग की कच्ची पगडंडियों पर बैलगाड़ी चली और ठाकुर का खलिहान आ गया। अरे बाप रे, यहाँ तो बड़ी लंबी लाइन लगी है। खलिहान में गेहूं के गट्ठरों के बीसियों ढेर देखते ही समझावन के मुंह से सहसा निकल गया। बैलगाड़ी किनारे खड़ी कर वो नीचे उतर गया। नीचे तो चंद्रावती भी उतर चुकी थी। लागत है कि 2 दिन के बाद नंबर आई, चंद्रावती ने खलिहान में पड़े गेहूं के गट्ठरों को देखते हुए कहा। हाँ, ऐसा ही लागत है, आधा खेत खाटे का पड़ा है, कल वो काट डालें तब लग भीड़ कुछ कम हुई जाई। समझावन ने मायूसी से कहा। भीड़ काहे ना हुई है, वो तो देखो, गांव के आधे से अधिक लोगन के खेत कट गए हैं। सामने के अधिकांश प्रति खेतों को देखकर चंद्रावती ने कहा। सब लोग यही खरियाने पर लाके रख दिए हैं। ई गांव में ले दे के एक तो थ्रेसर है, ऊपर से दिन में 4-4 घंटे बिजली नहीं रहत है, समझावन ने कहा। घाम तेज होने लगी थी। समझावन ने अपने गेहूं के गट्ठरों को लाइन में लगाकर वहां तैनात ठाकुर के आदमी को बताकर बैलों को गाड़ी में लगा दिया। चंद्रावती भी बच्चों समेत पीछे बैठ गई। समझावन बैलगाड़ी हाँकते हुए घर की ओर चल पड़ा। रात में रोटी खाकर सोने से पूर्व ही समझावन फसल के बारे में ही सोच रहा था। कल भोर में जाकर बची हुई फसल काट ली जाएगी। 2 दिन लग जाएंगे थ्रेशर तक पहुंचने में। दूसरे दिन चंद्रावती व बच्चों के पहुंचने तक समझावन पौ फटने के घंटे भर बाद शेष फसल काट चुका था। सभी गट्ठरों को बैलगाड़ी में रख दिया। खेत में गेहूं की बालियां बिखरी पड़ी थीं। चंद्रावती बच्चों के साथ टूटी बालियां बीनने लगी। सबने मिलकर 2 बोरी बालियां बीन डाली। ई द्वार पर पीट ले, बोरों को बैलगाड़ी में रखते हुए चंद्रावती ने कहा। हाँ ठीक हवे, चलो बैठो, समझावन ने कहा। शेष गेहूं के गट्ठरों को भी समझावन ने खरिहान में रख दिया। कल शाम तक त्योहार बारी आई। ठाकुर के आदमी की बात सुनकर समझावन बैलों को हाँकते हुए चैन से घर की ओर चल पड़ा। अगले दिन दोपहर ढलते ही समझावन बैलगाड़ी लेकर खलिहान की ओर चल दिया। खलिहान तो नज़दीक ही है, थ्रेशर की आवाज़ नहीं आ रही है, न जाने क्या बात है। थ्रेशर की आवाज़ तो आधा कोस दूर तक सुनाई देती है।
वो मन ही मन सशंकित होकर सोचने लगा। समझावन खलिहान के समीप आता जा रहा था तथा थ्रेशर की आवाज़ सुनने का प्रयत्न कर रहा था, किंतु आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। वो शीघ्रता से बैलगाड़ी को हाँकता हुआ खलिहान पर पहुंच गया। ई का मशीन और ट्रैक्टर दोनों बंद है, का हुई गवा, सोचता हुआ वो आगे बढ़ा। का हो भैया, ई थ्रेसर काहे खड़ा हो गवा, समझावन ने अपने पड़ोस में रहने वाले गोरख से पूछा। अरे भैया का बतावें, बिजली नहीं है, न जाने कब आवे, 2 घंटा से थ्रेसर खड़ा है, बता रहे हैं कि डीजल भी खत्म हुई गवा, बिजली का कौनो भरोसा नहीं कि कब आवे। सबके कहने पर ठेकेदार साहब शहर माँ केहू का भेजे हैं डीजल लावे खाते, गोरख ने कहा। ये तो बड़ा मुश्किल भावा, समझावन ने अपने गेहूं के गट्ठरों पर दृष्टि डालते हुए कहा। वो समझ गया कि आज भी उसकी बारी नहीं आने वाली है। अभी तो थ्रेशर खड़ी है, शहर से डीजल आने में समय लगता है, ऊपर से कईयों के गट्ठर पहले से पड़े हैं। समझावन देर तक खलिहान पर बैठा डीजल आने व थ्रेशर के चलने की प्रतीक्षा करने लगा, किंतु शहर गया आदमी वापस नहीं लौटा। कम से कम 4 घंटे लगते भी तो हैं शहर आने जाने में। थक हार कर समझावन खलिहान से घर आ गया। चंद्रावती द्वार पर बैठी खेत से बीन कर लाई बालियों को पीट कर दाने अलग कर रही थी। बड़ी बिटिया कजरी गेहूं के दानों को डलिया में भर कर उसा कर भूसा अलग करती जा रही थी। इतनी शीघ्र काहे चले आए, समझावन को गाड़ी से बैल खोलते देख चंद्रावती ने पूछा। वहाँ डीजल खत्म है, थ्रेसर खड़ा है, समझावन ने चिंतित होते हुए कहा। बैलों को छप्पर तले बांधकर अपने चेहरे पर बह रहे पसीनों को पोंछते हुए वो दालान में पड़ी चारपाई पर लेट गया। कुछ शरीर थका था, कुछ मानसिक थकान, लेटते ही नींद आने लगी। आंखें मलमल कर किसी प्रकार आती नींद को दूर भगाया। चारपाई से उठा और बैलों को चारा पानी डालने लगा। काम करते करते सहसा उसकी दृष्टि आसमान में उड़ रहे काले सफ़ेद बादलों के टुकड़ों पर गई। बादलों को देखकर उसका जी सन्न से रह गया। अरे देखो तो, ये बेमौसम बदरा कहाँ से चले आए, समझावन की आवाज़ पर गेहूं पीटना छोड़ चंद्रकला ने ऊपर आसमान की ओर देखा। बादलों के श्वेत काले टुकड़ों से आसमान भरता जा रहा था। उसके चेहरे पर भी चिंता की रेखाएं उभर आईं। मन अनिष्ट की आशंका से भयभीत हो गया। दिन भर चमकती धूप थी, तनिक भी बादल नहीं थे। ये कौन से देश से बदरा चले आए, खेतन में पकी फसलें खड़ी हैं, तनिक सा भी तेज हवा पानी से उनके दाने बिखर जाएंगे। हमरा गेहूं खरिहाने में खड़ा है, पानी पड़ते ही तमाम दाने बालियों से फूटकर बाहर आ जाएंगे। कहीं जोर का पानी बरस गया तो बहने लगेंगे। चंद्रकला सोचती जा रही थी। उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। चिंतित तो समझावन भी था। वो बस बादलों की ओर टकटकी लगाए देख रहा था। ऊपर वाले से मना रहा था कि काश ये बदरा हमरे गांव से उड़कर कहीं और चले जाएं, किंतु ऐसा ना हुआ। शाम गहराने के साथ बादल भी घने होते जा रहे थे। चिंता के मारे समझावन व चंद्रकला ने रोटी नहीं खाई। आंखों से नींद उड़ चुकी थी। 10-11 बजते न बजते आसमान से गड़गड़ाहट की आवाज़ें आने लगी, बिजली चमकने लगी। बादलों के कारण अंधेरा और गहरा हो गया। थोड़ी देर में मूसलाधार बारिश होने लगी। रह रह कर बादलों के गरजने की आवाज़ें वातावरण में भय उत्पन्न करने लगीं। समझावन बादलों की गरज से नहीं बल्कि अपनी फसल के नुकसान को लेकर भयभीत था। बीज व खाद हेतु लिए गए कर्ज को चुकाने हेतु भयभीत था। पूरे वर्ष परिवार का पेट कैसे भरेगा, ये सोचकर भयभीत था। वो और चंद्रकला दालान में बैठे बारिश की आवाज़ें सुनते रहे। बच्चे भीतर कोठरी में सो रहे थे। 2 घंटे पानी बरसता रहा। उसके बाद सहसा बारिश बंद हो गई। बादल वहाँ से ऐसे चले गए जैसे कोई दानव आया और कहर बरपाकर चला गया। अब चारों ओर शांति थी। आधे घंटे के भीतर प्यासी तपती भूमि सारा पानी पी गई। समझावन और चंद्रकला सवेरे होने की प्रतीक्षा करने लगे। न जाने कब उनकी आंख लगी और न जाने कब खुली। उन्हें कुछ स्मरण नहीं। पाँव फटते ही दोनों पैदल खलिहान की ओर भागे। बैल शाम से भूखे प्यासे खड़े थे। अब बैलगाड़ी लाना संभव नहीं था। खलिहान पर पहुंचकर उन्होंने अपने गट्ठरों की ओर देखा। गेहूं के चमकते दाने बालियों से लिपटे भीगे पड़े थे। गट्ठरों में पानी समा गया था। वे दोनों माथा पकड़कर वहीं बैठ गए। फटी आंखों से पानी में लथपथ पड़े गेहूं के गट्ठरों को देख रहे थे। गट्ठर सब तर हो गए हैं, सूखने पर थ्रेसर में लगेंगे, ठाकुर का आदमी खलिहान में खड़े लोगों को बता रहा था। कम से कम 2 दिन लग जाइए गट्ठरों का पानी सूखने में। वहाँ खड़े किसान आपस में संभावना व्यक्त कर रहे थे।
गेहूं काटते समय उन सबके चेहरों पर जो चमक थी वो इस समय निराशा में परिवर्तित हो चुकी थी। चंद्रावती को कुछ नहीं सूझा तो वो बालियों से छूटकर जमीन पर बिखरे दानों को समेटने लगी। बहुत सारे दाने पानी के साथ बहकर किनारे माटी में मिलकर लथपथ पड़े थे। खलिहान की दुर्दशा देखकर समझावन वहां अधिक देर तक न रुक सका। चंद्रावती ने समेटे हुए दानों को समझावन के अंगोछे में बांधा तथा कंधे से लटका लिया। समझावन निरीह सा चंद्रावती व अंगोछे में बंधे थोड़े से गेहूं के दानों की ओर देखने लगा। समझावन व चंद्रावती थके कदमों से घर की ओर बढ़ चले। पगडंडियों के दोनों ओर खेतों में खड़ी पकी गेहूं की बालियां भूमि पर लौट गई थीं। तमाम गेहूं के दाने झड़कर खेतों की मिट्टी में मिल गए थे। खेतों की मेड़ पर कृषक चिंतातुर बैठे थे। इस बेमौसम की बारिश ने गेहूं के दानों को नहीं, उनके सपनों को चूर चूर कर मिट्टी में मिला दिया था। फसलों की दुर्दशा देख समझावन के पैर कांपने लगे। ऐसा लगा जैसे वो फिसल कर खेतों में गिरकर उन्हीं गेहूं के दानों के साथ मिट्टी में मिल जाएगा। उसने कांपते हाथों से चंद्रावती को पकड़ लिया। फिसलन भरी पगडंडियों पर दोनों घर की ओर धीरे धीरे चले जा रहे थे। अभी आप सुन रहे थे नीरजा हेमेंद्र जी की लिखी हुई कहानी बारिश और सपने। बेमौसम की बारिश से किसानों की खड़ी पकी गेहूं की फसल देखते ही देखते नष्ट हो जाती है और किसानों को कहीं का नहीं छोड़ती है। उम्मीद है मौसम की मार झेलते हुए किसानों के कष्ट से आप भी दुखी हुए होंगे। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।